अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने किया था क्लाइंट पैराडॉक्स फॉर स्पिन जीरो पार्टिकल। मैंने कहा था कि वो तो एक ऐसा केस हमने लिया था, हम जो कोर्स में पढ़ रहे थे चीज़ें वो तो सारी पिछले कुछ लेक्चर से स्पिन हाफ पार्टिकल की थी। तो मैंने कहा स्पिन हाफ पार्टिकल से पहले स्पिन जीरो पार्टिकल हम करते हैं, क्योंकि स्पिन जीरो पार्टिकल की जो इक्वेशन थी वो एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन थी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। दो सॉल्यूशंस उसके भी थे, पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हमारे लिए कोई ट्रबल नहीं क्रिएट करते थे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हमारे लिए प्रोबेबिलिटी के इंटरप्रिटेशन में मसला पैदा करते थे। तो हमने कहा था कि ठीक है, अगर हमारे पास इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है तो शायद इसकी वजह ये है कि ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने कहा था कि हमारे पास एक मोटिवेशन मौजूद थी कि एक फोटॉन के लिए हमारे पास एक 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, और वो चारों इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर थी, चारों रिलेटिविस्टिक थी। देन व्हाई नॉट वी हैव अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज रिलेटिविस्टिक आल्सो, क्योंकि श्रोडिंगर में प्रॉब्लम ये था कि टाइम में वो फर्स्ट ऑर्डर थी, जाके स्पेस में वो सेकंड ऑर्डर थी। तो फिर डिराक इक्वेशन का जिक्र किया, हमने कहा डिराक इक्वेशन ये थी कि वो फर्स्ट ऑर्डर भी थी और रिलेटिविस्टिक भी थी, लेकिन जो कॉस्ट हमने पे की उसकी वो ये थी कि इंस्टेड ऑफ अ वन इक्वेशन नाउ वी हैव दी 4 इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि 4 इक्वेशन इन दैट सेंस के psi is a spinner and it is a 4 component spinner, so we have an equation for each component। ठीक बात कर रहा हूँ मैं? इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अंदर फिर डिराक इक्वेशन में स्पिन एम्बेड हो गई थी, स्पिन उसके अंदर आ गई थी। तो इस चीज़ का हमने इसी चीज़ को स्टडी करना है आज की। अगर वही चीज़ हम जो कल लास्ट लेक्चर में हमने स्पिन जीरो पार्टिकल के लिए पढ़ी थी कि अगर एक पार्टिकल हो जिसको हम स्कैटर कराएं किसी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल से या स्ट्रॉन्ग फील्ड से, तो हमने देखा था कि ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी तो 1 होती हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिविटी ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब है ट्रांसमिटिविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ताकि ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी मिलके 1 दे। ठीक है ना? ये बात क्लियर ना? तो हमने कहा था कि हमने ये पढ़ा था कि एक फील्ड एक खास हद से बढ़ जाए तो एट द बाउंड्री यू कैन क्रिएट पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स एट द बाउंड्री। उसमें ये होता है कि पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स, पॉजिटिव एनर्जी वाले पार्टिकल्स एक तरफ चल पड़ते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए रिफ्लेक्टिविटी में कोई चीज़ ऐड होती है टू मेक इट ग्रेटर देन 1, क्योंकि कुछ पार्टिकल जो पैदा वो भी तो चल पड़े। और ट्रांसमिटिविटी का साइन इसलिए आप देखिएगा आज भी तो चेंज होगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में होते थे। और हमने कहा था कि स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए हमने कहा, आपको याद होगा तो हमने कहा था कि स्पिन हाफ पार्टिकल को अगर आप लोकलाइज करते हैं, और हमने पढ़ा था कि अगर गॉसियन वेव पैकेट में उसको लोकलाइज करें तो पॉजिटिव एनर्जी कंपोनेंट भी आते थे और नेगेटिव एनर्जी कंपोनेंट भी आते थे। जो पॉजिटिव एनर्जी कंपोनेंट थे, हमने पॉजिटिव एनर्जी कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग करंट निकाली थी, नेगेटिव एनर्जी कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग करंट निकाली थी, लेकिन हमने देखा था कि इनकी इंटरफेरेंस भी पॉसिबल थी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस के, कि अगर पॉजिटिव एनर्जी का जो फोरियर कोएफिशिएंट है उसको बी कहें तो, और नेगेटिव एनर्जी के कंट्रीब्यूशन को हम डी स्टार कहें। लिखने की एक खास वजह कि एक को हमने बी लिखा तो दूसरे को डी स्टार लिखा। तो हमने ये कहा कि जो डी स्टार है हमने देखा था करके कि वो प्रोपोर्शनल था फॉर एनी स्पिन कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू वी ऑफ टी। वी हमने कहा था नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे, और जो बी था वो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस के पॉसिबल के इक्वल था। और अगर आपको याद हो तो हमने साबित किया था कि जो लोअर कंपोनेंट्स होते हैं एक स्पिनर के, हमने एक साई को लिखा था काई एंड कैपिटल फाई, और देखा था कि फाई जो है वो सप्रेस्ड है फ्रॉम काई बाय द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स पी सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर से। तो यही चीज़ पे डी स्टार आती थी। हमने कहा था कि डी स्टार के अंदर जो सप्रेशन है कंपेयर टू बी वो इतनी ही है, लेकिन वो नॉन ज़ीरो नहीं है, इट इज़ अप्रिशिएबल। लिहाजा ये इंटरफेरेंस भी नॉन ज़ीरो नहीं है, बट इट इज़ हाईली ऑसिलेटिंग। और इसको हमने कहा था कि दिस फिनोमेना इज नोन एज इथेरोजेबिलिटी। ठीक है? और ये ऑसिलेशन के लिए हमने देखा था ये फिनोमेना इंपॉर्टेंट है अगर हम लोकलाइजेशन लेंथ को कॉम्पटन वेवलेंथ के कंपेरेबल लें, और अगर हम उसको डी ब्राय वेवलेंथ के कंपेरेबल लें तो ये कोई इंपॉर्टेंट फिनोमेना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उस लेंथ के ऊपर ये इफेक्ट्स इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है? तो उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स नहीं आती हैं इवन एट द डी ब्राय वेवलेंथ।
क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो लोकलाइजेशन क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। तो मैंने कहा था लोकलाइजेशन करने का ये एक तरीका है। एक और भी तरीका है कि हम इंटेंस फील्ड लगा दें तो ताकि पार्टिकल एक ही तरफ लोकलाइज हो जाए। तो आज मैं थोड़ी सी इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि हम एक लोकलाइज करेंगे एक पार्टिकल को। पहले एक आसान सी चीज़ देखते हैं। हम कहते हैं कि जी एक पोटेंशियल है। इससे पहले कि मैं इस प्रॉब्लम को शुरू करूँ, वही जिस तरह हमने स्पिन जीरो के लिए किया था, ये z है और ये v या z है। ये रीजन मेरा z लेस देन 0 का है जिसको मैं रीजन 1 कहता था, और ये रीजन मेरा रीजन 2 है जिसको मैं z ग्रेटर देन 0 कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें हम एक पोटेंशियल रखते हैं। तो चलें कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल इस तरह का बनाएं कि ये 0 है, यहाँ से आके कुछ बढ़ता है, ठीक है, ऐसे जाता है और फिर ये चले बढ़ के इसको मैं जानबूझ के इसको इस तरह ड्रा किया। क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज करूं एट अ डिस्टेंस दी। तो मैं कहता हूं कि z ग्रेटर देन 0 पे अगर ये एक डिस्टेंस हो जिसको मैं कहूं कि d, अगर ये कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन इसके आगे नहीं जा सकेगा, लोकलाइज हो जाएगा यहां तक। क्यों? मैंने क्या कहा था कि कोई गॉसियन वेव पैकेट हो उसके अंदर लोकलाइजेशन हो सकती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इसी रीजन में लोकलाइज करना शुरू करूं तो ये जितना d छोटा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही इस तरफ पुश होता जाएगा। ये d अगर छोटा करता जाऊं तो ये रीजन इधर आ जाए और कम स्पेस में अवेलेबल होगा इधर, वो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और कम होगी। अगर मैं d को और छोटा करूं तो और कम हो जाएगी। d को छोटा करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट्स मेक द पोटेंशियल टू बी वेरी शार्प। इंस्टेड कि हम पोटेंशियल की कोई डिस्को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन d जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर हो, उसको छोटा करने के बजाय हम ये क्यों ना करें कि हम पोटेंशियल को बहुत शार्प बना लें ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो z लेस देन 0 की तरफ ही लोकलाइज्ड हो जाए। सर ये d आपने कहा z 0 से लेकर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू तक है। हाँ, मैंने कहा कि ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन इस d को मैं इतना रखूंगा कि कॉम्पटन वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, क्योंकि लोकलाइजेशन आपको याद है, लोकलाइजेशन के लिए जो d पे हमने कंडीशन निकाली थी आपको याद है ना, वो d निकलता था कि d इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h बार ओवर p, लेकिन यहाँ पर p जो था वो mc के बराबर था, याद है ना आपको। तो मैं यही कोशिश करूंगा अभी भी, ठीक है। कन्फाइनिंग पोटेंशियल लगाया है मैंने, और उस पोटेंशियल की जो विड्थ है यहाँ पर वो d है, उसके बाद तो कांस्टेंट है। अगर वो इधर ही कन्फाइन हो गया फिर तो ख़त्म होगी ना बात, फिर तो आगे उसकी प्रॉबिलिटी नहीं होगी ना। लेकिन मैं इसको z लेस देन 0 की तरफ ही कन्फाइन करने के लिए एक आसान तरीन काम कर सकता था। वो ये था कि मैं इस पोटेंशियल को इस तरह बनाने की बजाय अगर तो देखिए मैं इसको इस तरह बनाने के बजाय क्यों ना एक बिल्कुल शार्प सा पोटेंशियल बना लूं। देखिए अगर तो ये पोटेंशियल मैं अगर शार्प बनाता हूँ जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था, तो मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ को, ताकि हम जगह बचा सकें ना, आज हमारे पास जगह की किल्लत है। तो मैंने लास्ट टाइम किस तरह का पोटेंशियल बनाया था अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि शार्प पोटेंशियल है यहाँ पर कोई जिसकी वैल्यू v0 और कांस्टेंट है, तो वेरी शार्प मैंने बना दिया। देखा d रहा ही ना, मैंने क्या किया, पोटेंशियल को एक स्टेप पोटेंशियल बना दिया, और कांस्टेंट पोटेंशियल है राइट साइड पे जहां तक मर्जी z जाए टिल इन्फिनिटी। अच्छा, अगर तो पोटेंशियल जो है वो कम है, कम कितना है कि अगर v0 जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड रहेगी, तब तक वैलिड रहेगी जब तक v0 जब तक यानी अगर v0 e से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रोडिंगर इक्वेशन में हमें पता है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहते हैं, एक पार्टिकल आएगा, पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ टनल कर जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो टनलिंग कोएफिशिएंट उतना ही छोटा होगा। लेकिन अगर ये चीज़ v0 माइनस ई ये mc² से बड़ी हो जाए, या वेव या जो वेवलेंथ है इसका इलेक्ट्रॉन का वो कंपेरेबल टू कॉम्पटन वेवलेंथ हो जाए, तो फिर श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। यही हमने लास्ट टाइम भी देखा था। यानी इसका मतलब v0 माइनस ई अगर ग्रेटर हो जाए mc² से, या हमारा वेवलेंथ कंपेरेबल हो जाए कॉम्पटन वेवलेंथ के, तो फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशन से इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते। स्पिन जीरो के लिए हमने क्लाइन-गॉर्डन की स्टडी किया था, फिर हमें अप्लाई करने पड़ेगी डिराक इक्वेशन। तो अभी भी बिल्कुल वही फिजिक्स है जो लास्ट टाइम की थी, वही चीज़ें जो पिछले लेक्चर में थी, सिर्फ और सिर्फ ये है
मैं दोबारा से एक दफ़ा आपके लिख देता हूँ आपको कि जो पोटेंशियल है, अब मैं ई शामिल कर लेता हूँ। तो ई फाइल याद है लास्ट टाइम हमने यूनिट 1 लिखा था, कहा था 1 यूनिट ऑफ चार्ज है ताकि जान छूट जाए, लेकिन आज सारी चीज़ें लिखेंगे क्योंकि इसके लिए MC हमने लिखा था अपने कोर्स, पिछले भी कोर्स में जो अभी तक पढ़ रहे हैं। ये पोटेंशियल 0 है अगर Z ग्रेटर देन 0 है, और ये पोटेंशियल फिक्स्ड है, कांस्टेंट है V नॉट अगर ये Z लेस देन 0 है। तो इसके इस तरफ पोटेंशियल मैंने गलत लिख दी है, अगर ये V नॉट है अगर Z ग्रेटर देन 0 है, और ये 0 है अगर Z लेस देन 0। फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर Z इज इक्वल टू 0 तक कोई पोटेंशियल नहीं है, Z इज इक्वल टू 0 से Z इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक पोटेंशियल फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या नतीजा अखज़ किया, D को कम करते गए तो पोटेंशियल बढ़ता गया ना, बैरियर ऊंचा होता गया, बिकमिंग शार्प एंड शार्प। यही बस हमने फिर की थी लास्ट टाइम, यही स्पिन जीरो पार्टिकल के लिए किया था। नाउ लेट्स डू इट फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल। वंस अगेन वी हैव अ वेव, और ये कोई एनर्जी E है। अब देखिए E मैंने V से कम ली है ताकि V नॉट ज़्यादा हो E से, क्योंकि कहा था मैंने V नॉट E से बड़ा है। श्रोडिंगर इक्वेशन V नॉट ग्रेटर देन E के लिए वैलिड थी, लेकिन अगर E MC स्क्वायर से बड़ा हो जाए तो फिर मैंने कहा था श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड नहीं है, या D कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्विवेलेंट के कंपेरेबल हो जाए। तो इस इक्वेशन को आज हम सॉल्व करेंगे। आपको याद है बिल्कुल वही प्रोसेस, डिराक इक्वेशन। अच्छा, इसके लिए एक और आसानी कीजिए। लेट्स टेक the momentum P to be along Z axis, और एनर्जी हम क्या ले रहे हैं, आल्सो E is positive। अभी तक मैंने ये दो कि मोमेंटम को मैंने Z एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया ताकि वन डायमेंशनल मोशन हो जाए, और जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जरा सर कौन बताएगा रीजन 1 में क्या होगा। इन रीजन 1 डिराक इक्वेशन क्या देगी आपको, उसी तरह सर एक इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। हाँ चले फिलहाल लिखते हैं। पहले तो डिराक इक्वेशन क्या है, मैं गैमा की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन गैमा की फॉर्म में लिखने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हम मोमेंटम और अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिख लेते होते हैं। तो आपको याद है क्या थी इक्वेशन थी ना, C अल्फा डॉट P प्लस बीटा MC स्क्वायर्ड साइन इज इक्वल टू E साइन। यही थी ना रीजन 1 के अंदर, अगर मैं लिखूं तो। और E के लिए आपको कंडीशन पता है क्या होती है, आपको पता है कि E बाई सी का स्क्वायर जो है वो होता है P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C स्क्वायर। और P Z के नाम है तो मैं ऊपर वेक्टर नहीं डालूंगा, मैं पूरी कैलकुलेशन में कहीं 4 वेक्टर नहीं लिखूंगा। तो जहां भी P लिखा हो बगैर वेक्टर के, वो आपने समझना है कि वो 3 वेक्टर का Z कंपोनेंट मॉड्यूलस है वेक्टर की, ठीक है। अच्छा, ये तो रीजन 1 में होगी। रीजन 2 में क्या होगी, कौन बताएगा। रीजन 2 में क्या होगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा सर जी, मोमेंटम चेंज होगा लास्ट टाइम। अच्छा ये किस में है, रीजन 1 का मतलब क्या है, Z लेस देन 0 है। इन रीजन 2 क्या होगी, चलें बताइए, शाबाश। C अल्फा डॉट P प्राइम, शाबाश, प्लस बीटा MC स्क्वायर साई इस रीजन का। कोई बात नहीं, हम फिलहाल साई लिख रहे थे, बाद में निकाल लेंगे, सोल्यूशन बाद में निकाल लेंगे ना। लेकिन इस तरफ हमें पता है कि एनर्जी उसकी E नहीं है बल्कि E माइनस V नॉट साई है, ठीक है ना। क्योंकि जहां पर हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ टाइम कंपोनेंट चेंज होता था ना, याद है ना आपको, याद है ना आपको कि सिर्फ और सिर्फ टाइम कंपोनेंट चेंज होता था, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होती थी। और P प्राइम जो है वो P से मुख्तलिफ है। तो ये बात आपने याद रखना है कि P वेक्टर प्राइम इज नॉट इक्वल टू P वेक्टर, और ये हमें पता भी है क्योंकि अगर यहां से मैं P निकालूं तो P होगा E स्क्वायर ओवर C स्क्वायर माइनस M स्क्वायर C स्क्वायर रूट, जबकि यहां से P प्राइम निकालो तो E की बजाय E माइनस V नॉट स्क्वायर आ जाएगा, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है। यानी अगर इस एनर्जी को मैं E प्राइम कर लूं तो P प्राइम इज E प्राइम स्क्वायर ओवर C स्क्वायर माइनस M स्क्वायर C स्क्वायर, और P प्राइम क्या है, E प्राइम ओवर C होल स्क्वायर माइनस M स्क्वायर C स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि यहां से
इस इक्वेशन से, ठीक है, क्लियर? ओके, कोई सवाल यहाँ तक? बस आप कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल पिछली दफ़ा की तरह की कैलकुलेशन है जो हम पहले भी कर चुके हैं इस दफ़ा, तो अब उसी कैलकुलेशन को हम करते सर हैं। वो एक वो प्रॉब्लम था जिसमें हम कहते थे कि वो वाली मैट्रिक्स ज्यामिति जिसका रियल पार्ट जीरो था, हाँ। वो स्पिन जीरो के लिए होगा विद मायोराना रिप्रेजेंटेशन। हाँ तो सर वो ये पिछला वाला प्रॉब्लम था, उसमें तो स्पिन जीरो, वो वाली मैट्रिक्स तो हमने नहीं यूज की। स्पिन जीरो के लिए मैट्रिसेस की जरूरत नहीं होती थी, क्लाइंट गार्डन में कोई मैट्रिसेस नहीं चाहिए थे आपको, क्योंकि वो एक इक्वेशन थी। मैट्रिसेस वहाँ पे होती हैं जहाँ पर कंपोनेंट स्पिनर्स यूज होते हैं, तो गामा मैट्रिसेस को जोड़ के आप बना सकते हैं। आप देखेंगे हम अगर वक्त बचा के मेजराना स्पिनर्स के लिए क्या होता है, वो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। वो न्यूट्रिनोस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होती हैं, वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स अगर वक्त बचा तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो उसका ताल्लुक स्पिन जीरो से नहीं था, वो एक रिप्रेजेंटेशन थी फॉर massless पार्टिकल्स के लिए, एग्जैक्टली जिनमें कायरल सिमेट्री होल्ड करती है, ठीक है, उनके लिए थी, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो आगे। अच्छा चलिए जी, कौन बताएगा इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के? आप साथ साथ लिखते जाइएगा चीज़ें, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मुझे मिटानी पड़ेगी बात। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सो फर्स्ट इक्वेशन का तो सॉल्यूशन होगा इंसिडेंट वेव वाला, साई इंसिडेंट क्या होगा, कौन बताएगा? ये चलें, हाँ एक सेकेंड ठहरिएगा, थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, ये कंपोनेंट स्पिनर लिखने हैं तो जगह ऊपर भी चाहिए होगी। कोई कांस्टेंट ए होगा, मैं मान के चलता हूँ स्पिन अप है 1 0, इनिशियल इलेक्ट्रॉन तो मेरी अपनी चॉइस थी ना, मैंने स्पिन अप के साथ ले लिया। लोअर कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस है, क्या होने चाहिए? शाबाश, पी सी ओवर, अच्छा यहाँ पी क्या है? पी क्या है यहाँ पर? पी वेक्टर का मॉड है और ये पी जेड क्या इनटू 0, शाबाश, इनटू e टू द पावर, यहाँ क्या होगा? आयोटा पी जेड, शाबाश, आयोटा पी जेड ओवर टी टाइम जेड ओवर एच बार, यही होगा ना सॉल्यूशन, क्योंकि अगर इसको पुट करें उस इक्वेशन में तो ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके गुड, तो चल कोई बताएगा व्हाट इज साई रिफ्लेक्टेड? अच्छा ए अननोन कांस्टेंट है, बाद में निकाल लूंगा। व्हाट इज द साई रिफ्लेक्टेड? रिफ्लेक्टेड हैज टू पार्ट्स, है ना? मुझे नहीं पता रिफ्लेक्शन के बाद उसकी स्पिन बदलेगी या नहीं बदलेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसी से एक फिनोमेना निकलता है, बाद में देख, इसी से आपको एक पता चल जाएगा बदलेगी या नहीं बदलेगी थोड़ी देर के बाद। साई आर क्या होगा? चले साई आर के दो पार्ट होंगे, V1 इंटू 1 0। अच्छा रिफ्लेक्ट जब होगा तो P जो है वो Z के अलॉन्ग है और रिफ्लेक्शन वाले का P नेगेटिव Z के अलॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? माइनस पी सी ओवर, अभी देख लेते हैं, ये प्लस एम सी स्क्वायर 0, ये 0 को इसके साथ मिक्स हो गया यार, ऐसे करके ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा पी जी ओवर एक बार प्लस, अगला सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? कौन बताएगा आप में से? क्या होना चाहिए? हाँ B2 कर देते हैं इसको, और 0 1 0 पी सी ओवर E प्लस एम सी स्क्वेड ई टू द पावर माइनस आयोटा पी जी ओवर एच बार, ठीक लिखा मैंने? कुछ गलत तो नहीं लिखा? इसके साथ माइनस क्यों लिखा है, कोई आप इसे बता सकता है? ये बात याद रखिएगा, सिग्मा 3 में लोअर कंपोनेंट -1 है, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देंगे, अल्फा 3 P3 करेंगे जब आप, तो अगर P3 माइनस है तो अल्फा 3 में अगर स्पिन डाउन होगा तो एक एक्स्ट्रा माइनस है सिग्मा 3 में, तो इसको क्योंकि अच्छा अगर स्पिन अप की आइगन वैल्यू 1 है हाफ एच बार के मल्टीपल के साथ, तो स्पिन डाउन की -1, बाकी कोई फर्क नहीं है दोनों में, है मोमेंटम माइनस ही है रिफ्लेक्टेड का। कौन बताएगा ट्रांसमिटेड में क्या होगा? व्हाट इज साइड ट्रांसमिटेड? चलिए थोड़ा सा इसको मैं नीचे करके लिख लेते हैं, बस ये 3 सॉल्यूशन लिख लिए तो काफी हद तक हमारा काम हो जाएगा। लेट मी राइट साइड ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू, क्या होगा साइड ट्रांसमिटेड? लेट्स कॉल इट एज D1 क्या कहते हैं, C नहीं कहते,
छोड़ पड़े डी क्या लिखते हैं D1 क्या होना चाहिए जी? कौन बताएगा? वही होगा 1 0। अच्छा चलो बोलें 1 0। हाँ पी सी या पी प्राइम सी, शाबाश बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ दिस इज इक्वल टू माइनस पी प्राइम सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेयर 0 इंटू ई टू द पावर अच्छा ई प्राइम लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर ई माइनस वी नॉट इंटू ई टू द पावर क्या होगा कौन बताएगा यहाँ पर? आयोटा पी प्राइम वी ओवर एच बार पी प्राइम के साथ प्लस नहीं आना चाहिए। प्लस है प्लस D2 यहाँ पर एकदम प्लस D2 इंटू 0 1 0 माइनस पी प्राइम सी और मैंने इसलिए माइनस यहाँ लिखा है मैं अभी देखा तो ई माइनस वी नॉट प्लस एम सी स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर आयोटा पी प्राइम जी ओवर एच बार। जी क्या कह रहे थे आप? सॉरी तो पहले में प्लस नहीं आना चाहिए। पहले में प्लस आना चाहिए। हाँ तो सर ये I'll do it. I'll do it. Don't tell me. I'll do it. माइनस प्लस का फर्क मैं बाद में करता हूँ। अब ये कहना ये होना चाहिए अगर वी नॉट माइनस वी नॉट ई से बड़ा होगा तो फिर ऊपर माइनस चला जाएगा, फिर उलट कर दूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि मैं वी नॉट माइनस ई लिखना चाहिए था जबकि मैंने इसको ई माइनस वी नॉट लिखा है। सही। वो बाद में देख लेते हैं साइन, कोई बात नहीं, बाद में साइन को भी फिगर आउट कर लेते हैं। लेकिन क्या था आपको ये याद रखना है कि पी प्राइम, ये याद रखना है कि पी प्राइम सी इज वी नॉट माइनस ई का स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर, सॉरी ठीक है? क्योंकि अगर वी नॉट यानी इसमें दो पार्ट्स थे, दिस इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ई माइनस एम सी स्क्वेयर और वी नॉट माइनस ई प्लस एम सी स्क्वेयर, इसका स्क्वायर याद है ना आपको? ये दो पार्ट है इसमें। ठीक होगी बात? तो ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं। बाद में जब मैं स्विच करूंगा तो ऊपर माइनस लिख लूंगा, खैर कोई बात नहीं। अब आप देखिए, अगर आप एक कंडीशन आपके पास आ रही है ना कि अगर आपके पास वी नॉट जो है जो अगर आपके पास मैंने क्या लिखा था, वी नॉट माइनस ई इज ग्रेटर देन एम सी स्क्वायर, अगर ये लेस देन एम सी स्क्वायर होगा तो पी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा रादर, और अगर इमेजिनरी हो जाएगा तो क्या होगा? सोल्यूशन डैम्पिंग हो जाएगा, बिल्कुल वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। लेकिन अगर मैं वी नॉट को बढ़ाता जाऊंगा, जो लास्ट टाइम ताहा ने एक सवाल किया था, अब अगर मैं वी नॉट को बढ़ाता जाऊंगा तो ये डैम्पिंग फिर किस में कन्वर्ट होती जाएगी? ऑसिलेशंस में। क्यों? अगर P रियल होता जाएगा, देखें ना, अगर यहाँ पर P प्राइम कॉम्प्लेक्स होता तो ये डैम्पिंग होता, लेकिन जो P प्राइम डिपेंड कर रहा है P प्राइम का साइन V नॉट माइनस E के फैक्टर पे। इसका मतलब अगर मैं V नॉट को बढ़ाता जाऊं, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो पहले डैम्पिंग मुझे नजर आ रहा था, अब ये डैम्पिंग खत्म हो जाएगी और द सॉल्यूशन बिकम ऑसिलेटिंग अगेन। सो इट डिपेंड्स अपॉन दिस V नॉट। इसलिए मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में जब मैं स्पिन हाफ के लिए करूंगा तो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि एक ही केस होगा, कोई 3 केसेस नहीं चाहिए होंगे मैं यहाँ के लिए। कंडीशन हम लगा चुके हैं वी नॉट इज ग्रेटर देन ई प्लस एम सी स्क्वायर या वी नॉट माइनस ई इज ग्रेटर देन एम सी स्क्वायर। तो अगर इससे बड़ा है तो ये इसी को नेगेटिव होने का डर था, इसमें क्या होना था, इसमें एम सी स्क्वायर ऑलरेडी ऐड हो रहा है, ठीक है? तो ये हमने कंडीशन इम्पोज की जिसकी वजह से पी प्राइम रियल है। अगर पी प्राइम रियल है इट इज ऑसिलेटरी, अगर ये ऑसिलेटरी है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ऑसिलेशंस हैं, मैं नहीं कह रहा कि उतनी ही ऑसिलेशंस हैं जितनी z लेस देन 0 में है। ऑसिलेशंस चेंज हो रही हैं क्योंकि पी प्राइम चेंज हो रहा है, लेकिन वो ऑसिलेशंस बढ़ रही हैं जो मैं उनको वी नॉट बढ़ा रहा हूँ। क्लियर है बात अब सबको? कोई वो जो पिछली दफ़ा वाला एक था कि मैंने कहा था अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा, अब वो ज़्यादा क्लैरिटी से यहाँ से नज़र आ रहा है। और चल इसका मतलब ये है कि अब मुझे सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, ये आपके पास लिखी हुई हैं सारी,
ये चूंकि एक इक्वेशन नहीं है, ये 4 इक्वेशंस हैं। अब अगर ये 4 इक्वेशंस हैं तो इसका मतलब है इनके लिए मुझे 4 कंपोनेंट बाय कंपोनेंट कंपेयर करना पड़ेगा ना कंटिन्यूटी इक्वेशन में। पहले तो एक ही सॉल्यूशन था, हमने कहा था साई एट 0 इज इक्वल टू यानी इंसिडेंट एट 0 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एट 0, और फिर इसी तरह हमने कहा था कि ये इनका इनके जो डेरिवेटिव्स थे वो भी बराबर थे, इस तरह हमने कहा। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं ये मान के चलूंगा कि ये कंपोनेंट बाय कंपोनेंट कंपेयर कर लूंगा कंटिन्यूटी को, यहाँ से डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ती। 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है। अननोन क्या है? अननोन ए अननोन नहीं है, ए हमारी अपनी चॉइस है क्योंकि हम इंसिडेंट है तो इंसिडेंट से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जब उससे नॉर्मलाइज कर रहे तो b1 b2 d1 d2 मेरे पास अननोन है। तो लेट मी कैलकुलेट देम। आपने मुझे, आपके पास नोट डाउन है ना? Yes. आपने मुझे प्लीज लिखवा देने हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो प्लीज पूछ लें। कोई सवाल या कोई कमेंट, कोई गलती की है तो वो भी बता दें। अच्छा चले, सो एट z इज इक्वल टू 0 क्या होगा जी? कैसे कंपेयर करूंगा सॉल्यूशंस को? कौन बताएगा? पहला कंपोनेंट पहले के, चलिए a प्लस b1 इज इक्वल टू क्या था? किसके इक्वल है? d1 के है। a प्लस b1 इज इक्वल टू d1, ठीक है। अच्छा, a में लोअर कंपोनेंट कोई नहीं है, ये मुझे पता है, तो इसका मतलब है दूसरी इक्वेशन क्या बन जाती है? a तो है ही नहीं उसमें, b2 इज इक्वल टू d2 है ना। दूसरी इक्वेशन ये बन जाती है बड़ी आसान से। तीसरी इक्वेशन क्या बन जाती है? इसमें है pc ओवर e प्लस mc स्क्वेयर इंटू a। दूसरा क्या था? माइनस pc ओवर e प्लस mc स्क्वेयर b1 इज इक्वल टू जी p प्राइम c ओवर e माइनस v नॉट प्लस mc स्क्वेयर d, यही है भाई, ठीक है। अच्छा, चौथी क्या इक्वेशन है फिर? ए नहीं होगा, बिल्कुल ए ना हो तो बड़ी खुशी होती है। चौथी इक्वेशन में होगा pc ओवर e प्लस mc स्क्वेयर b2 इज इक्वल टू माइनस p प्राइम c ओवर e माइनस v नॉट प्लस mc स्क्वेयर d2। ठीक लिखा मैंने? कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? अच्छा, अगर इन दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूं, इस और इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन से मैं b2 की जगह d2 रखूं तो क्या होगा? ये इक्वेशन कह रही है कि p और p प्राइम बराबर नहीं है, तो एक ही कंडीशन बच जाती है कि अगर इधर समथिंग टाइम d2 है, इधर समथिंग टाइम d2 है और वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो एक ही कंडीशन है कि d2 0 है, और तो कोई नहीं है ना। तो इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो कंडीशन आती है वो है कि d2 0 है, और अगर d2 0 हो जाए तो b2 भी 0 हो जाता है। तो इक्वेशंस बड़ी छोटी साफ सुथरी बन जाती हैं। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, बशर्ते कि ए पता हो। तो चलें, अब मैं इसका मतलब, हाँ शाबाश, आपको याद है d2 b2 क्या है? स्पिन डाउन का कंपोनेंट है। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इंप्लाइज इज देयर इज नो स्पिन फ्लिपिंग, there is no spin flip at the boundary। स्पिन फ्लिप नहीं होती, मुझे नहीं, क्योंकि हमें पता भी है स्पिन फ्लिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पिन तो कपल होती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कपल होती है। इसका मतलब यह है कि स्पिन फ्लिपिंग होगी नहीं फिर आप, ठीक है। कोई सवाल यहां तक किसी का? कोई सवाल किसी का यहां तक हो?
मैं ये सोच रहा था कि अगर यही प्रॉब्लम मैग्नेटिक फील्ड के साथ किया जाता, एक मैग्नेटिक पोटेंशियल लगाया जाता, तो मोमेंटम बदलता ना, मोमेंटम में उसके इफेक्ट्स आते। तो क्या ये सारी कैलकुलेशन मोमेंटम के साथ की जा सकती है? तो वहाँ किस किस्म के इफेक्ट्स नजर आएंगे? मुझे नहीं पता किया है किसी ने या नहीं किया, मैंने सर्च भी नहीं किया, बट समवन हैज टू लुक एट इट। अगर मैं, आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कपल करता है? मैग्नेटिक फील्ड कोई चीज़ नहीं होती क्वांटम मैकेनिक्स में, इट्स अ मैग्नेटिक पोटेंशियल ए वेक्टर, और ए वेक्टर ई को नहीं बदलता, पी वेक्टर को बदलता है। तो पी गोज टू पी माइनस ई ए, और इसका इफेक्ट हमने देखा था इवन नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में लैंडाउ लेवल्स की। लेकिन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाए तो क्या उसके पास एक ऑप्शन है कि वो वैक्यूम से अगर इंटेंस हो तो जो चीज़ क्रिएट होती है उनको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनको चार्ज से सेपरेट करता है। तो क्या मैग्नेटिक पोटेंशियल उनको इस काबिल बना सकता है कि वो स्पिन से सेपरेट कर दे? क्योंकि अगर वैक्यूम से कोई चीज़ पैदा होती है तो वैक्यूम की स्पिन अगर जीरो है तो जो चीज़ पैदा होगी वो भी अपोजिट स्पिन के साथ पैदा होगी। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो एक स्पिन को एक तरफ रिफ्लेक्ट करता तो दूसरी स्पिन को दूसरी तरफ। कंसीडरिंग कि वो मोमेंटम के साथ पैदा हुआ है, तो वो रेस्ट पे पैदा हुआ है, तो कुछ नहीं, रेस्ट पे तो कोई चीज़ पैदा नहीं होगी, रेस्ट पे तो कोई चीज़ पैदा नहीं होगी ना, क्योंकि नॉन जीरो एनर्जी है वैक्यूम की। वैक्यूम लास्ट टाइम हमने देखा था वैक्यूम फ्लक्चुएशंस की, तो हमने कहा था उससे जो चीज़ पैदा होती है पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी चीज़, आज वो मजीद बेहतर पता चलेगी आपको क्या पैदा होता है। तो चल एनीवेज, ये तो वो एक एक्स्ट्रा डिबेट थी ना, लेकिन ये कमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है। हालांकि मैं पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नथिंग टू डू विद स्पिन, ठीक है, लेकिन हमने साबित भी कर दिया। चलिए अच्छा, इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करना है, कौन बताएगा कैसे करें? कोई बंदा आप में से बताएगा? फॉर्म में लिख सकते हैं जी, एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं दोनों को। चलो लिखो, फिर कैसे लिख सकते हैं? मतलब बी और ए, B1 निकालें, मतलब B1 इक्वल T1 माइनस, एक में से B1 निकाल के दूसरे में रख दें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है, सही है ना? तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसमें से PC प्लस E इंटू MC स्क्वायर कॉमन ना ले लूँ इस इक्वेशन में से, क्योंकि दोनों तरफ एक है ना। सो इस इक्वेशन को क्या नाम दें? इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब बाकियों को नहीं कहते क्योंकि बाकी दो इक्वेशन बन गए 1 और 2। सो इक्वेशन 2 implies A minus B is equal to, ये कॉमन लेते हैं पी सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर, और इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो कौन बताएगा क्या बनेगा? तो दिस इज इक्वल टू ई प्लस एम सी स्क्वायर ओवर ई माइनस वी नॉट प्लस एम सी स्क्वायर पी प्राइम ओवर पी टाइम्स, मतलब ये B1 है। वैसे अगर B1 अब ना भी लिखता तो कोई मसला नहीं था, है ना, क्योंकि खैर कोई बात नहीं। अच्छा ठीक निकला ये चीज़, कोई इसमें वो गलती तो नहीं की ना हमने। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस पी प्राइम ओवर पी ई प्लस एम सी स्क्वायर ओवर वी नॉट माइनस ई माइनस एम सी स्क्वायर इंटू D1। क्या किया मैंने? माइनस साइन कॉमन लिया डिनोमिनेटर से और इसको ऊपर ले गया। कोई वजह नहीं थी ताकि सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कि वी नॉट माइनस इज ग्रेटर देन एम सी स्क्वायर, ताकि एम सी स्क्वायर के साथ वो इफेक्ट आ जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा साफ कर लें। आपको पता है पी प्राइम किसके बराबर है? पी प्राइम सी। अगर मैं सी से ऊपर भी ज़रब दे दूँ और सी से नीचे भी ज़रब दे दूँ तो पी प्राइम सी, आपको याद है मैंने लिखा था किसके बराबर? याद है आपको क्या लिखा था मैंने? कि वी नो दैट, एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, वी नो दैट पी सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है पी सी? ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। और पी प्राइम सी क्या है? पी प्राइम सी, अच्छा ई माइनस ई प्राइम स्क्वायर है ना उसमें, ई प्राइम था ई माइनस वी नॉट, तो स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता, बेशक इसको मैं ऐसे भी लिख लूँ, वी नॉट माइनस ई का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर हो या बी माइनस ए का स्क्वायर हो, अनलेस पावर स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं। अच्छा अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं,
हाँ पी सी को जब यहाँ रखूंगा तो इस ई माइनस एम सी स्क्वायर को मैं लिख नहीं सकता ई माइनस एम सी इंटू ई प्लस एम सी लिख सकता हूँ ना, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू ई माइनस एम सी एक ही लिखूंगा दूसरा नहीं लिखूंगा इंटू, क्योंकि दूसरे में जब ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो इसलिए जगह कम ई प्लस एम सी। सर C4 आएगा, C m square C4 नहीं इस पी सी लिख रहा है एम स्क्वायर सी 4 आएगा वो ओ, डायमेंशन ओ अच्छा तो सिर्फ ओह सही एम स्क्वायर सी ठीक है थैंक यू बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है शाबाश थैंक यू। तो पी सी के डायमेंशनल मोमेंटम क्या होते हैं पी सी और पी सी स्क्वायर के ठीक है हाँ बिल्कुल सही लिखा शाबाश थैंक यू हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये देखें अगर इसको मैं यहाँ पुट करूँगा तो ई माइनस एम सी स्क्वेड ई प्लस एम सी स्क्वेड ई प्लस एम सी स्क्वेड तो क्या चीज़ बन गई एक स्क्वेयर रूट ऊपर चढ़ जाएगा जी है ना क्योंकि इसकी पावर 1 है जबकि यहाँ पावर हाफ है डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी पावर हाफ हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ थोड़ी सी साफ हो के क्या ये नहीं बना देगी कि दिस इज इक्वल टू, अच्छा मैं इधर ही लिखता हूँ इस जगह पे ही ठीक है ये मिटा देता हूँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप बताइएगा कि क्या ठीक लिखा है मैंने ताकि इधर लिखे ना फिर इसको बाद में यूज़ करना है मैं इसलिए मैं मिटाना नहीं चाह रहा। सो दिस इज इक्वल टू ऊपर ई प्लस एम सी स्क्वायर था ना है ना ये आ जाएगा ई प्लस एम सी स्क्वायर ओवर ई माइनस एम सी स्क्वायर ये चीज़ आ गई स्क्वायर रूट डालता हूँ इस पर फिक्र न करें बड़ा सा स्क्वायर रूट डाल के रख लेते हैं। दूसरे में क्या आएगा माइनस साइन बाय का याद रखना है आपने वी नॉट माइनस ई हाँ क्या आएगा इसमें वी नॉट माइनस ई प्लस एम सी स्क्वायर शाबाश बिल्कुल ठीक है और नीचे क्या आएगा वी नॉट माइनस ई माइनस एम सी स्क्वायर शाबाश बिल्कुल ठीक इनटू ये चीज़ अंदर रूट से पाएगी ठीक है ना। अब हमारे पास दो इक्वेशन है बड़ी आसान सादी सी है ना दोनों को ऐड कर देंगे तो एक चीज निकल आएगी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरी चीज। तो यार इस सारी चीज को इतना बड़ा लिखने की बजाय कोई नाम ना दे दें यस सर क्या नाम दें इसको चले इसको हम एनर्जी की रेशो है डायमेंशनलेस है कोई डायमेंशनलेस है तो लेट्स कॉल दिस एज गैमा क्या हाँ कौन सा छोटे वाला gamma जो वो मैट्रिसेस भी है ना इधर आके कहीं इसको इसको हम जी ओ सॉरी जी तो मैट्रिक होता है हमने पार्टिकल फिजिक्स में कोई नाम छोड़ा नहीं ना लेट्स कॉल दिस F टाउ चलो टाउ को टाउ भी है चलिए कोई बात लेकिन चलो ओके चलो लेट्स कॉल दिस एज रेशियो ऑफ द एनर्जीज आर ई यस ताकि किसी चीज़ से मिक्स ना हो रेडियस ऑफ अर्थ से होगा और रेडियस ऑफ अर्थ हैज नथिंग टू डू विद पार्टिकल्स तो खैर अगर कोई इतना सोचेगा तो फिर वो कुछ भी सोच सकता है अच्छा अगर इन दोनों को आप ऐड कर दें तो क्या जवाब आएगा 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू RE plus 1 माइनस RE टाइम्स D1 तो यहाँ से D1 निकल आया आपके पास so this implies is D1 is 2 over 1 minus RE times A थोड़ी सी जगह तंग थी लेकिन कोई बात नहीं। अब आप इन्हीं को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा इन्हीं को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सॉरी यार तो क्या निकल आएगा बस एक दफा ये निकला है तो बाकी खैर हमें कुछ नहीं मसला है। So this is then मिठा भी अच्छा ये भी मिठा देते हैं बताएं जी क्या होगा जी 2b1 is equal to 1 plus RE times D1. So this implies is
B1 इज B1 निकालना है ना मुझे, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। जब इसको नीचे ले आऊंगा और उसमें D1 की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा जी? तो 1 प्लस RE ओवर 1 माइनस RE। कुछ गलत लिखा है या ठीक है जी? टाइम्स या अगर B1 की फॉर्म में लिखना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी की B1 ये लिख लेते हैं 1, डिपेंड करता है कौन सा हम यूज करेंगे, अभी पता चल जाएगा। बस इतना मुझे पता है कि अगर RE जो है वो लेस देन 1 होता तो B1 बड़ा, जितना 1 से छोटा होता जाएगा RE उतना D1 बढ़ता जाएगा और उतना B1 कम होता जाएगा। B1 किसके साथ था? ट्रांसमिटेड के साथ। B1 किसके साथ था? इसका मतलब है कि बढ़ने से दूसरा काम हो रहा है, तो ये बात सेंस बना रही है। अब पूरी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या जवाब आता है, ठीक है? अगर कोई सवाल हो यहाँ तक। आपको याद है हम कैलकुलेट क्या करते थे? इनको थोड़ा सा साइड पे लिख के रखना, नहीं छोटा सा लिख के साइड पे कहीं, ताकि उसको ना मिटाएं बाद में, क्योंकि इसको यूज़ करना है हमें बाद में। तो मैंने क्या निकाला था? इधर छोटा सा लिख के रखे थे। B1 क्या था? 2 ओवर 1 माइनस RE इंटू D1 था ना? सर ये D1, ये B1 था है ना? ये D1 था। अच्छा, D की जगह अब A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ D1 यहाँ D1 की जगह, ऐसे, और यहाँ पे A, A, ठीक। और B1 क्या था? D1 1 प्लस RE ओवर 2 D1। सर हमने इसको A की टर्म्स में लिख लिया था ना। हाँ, वो मैंने कहा बाद में यूज अच्छा। वो मैंने कहा जगह कम चाहिए होगी, वरना नीचे भी लिखना पड़ता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है। अगर इसको यहाँ पुट कर देते तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1 प्लस RE ओवर 1 माइनस RE। ठीक है, बिल्कुल सही, वो भी सही। अच्छा, आपको याद है इंसिडेंट करंट? अब करंट क्या लिखते थे डिराक इक्वेशन में? So the Dirac current is what? नहीं, हाँ अल्फा के साथ सर हाँ, लिखते थे हम, हाँ, C क्या अल्फा के साथ साई डैगर C अल्फा और साई। the current is Dirac current is so by J is J which is a function of Z क्या है बेशक इसको याद आपको क्या होती C साई डैगर of Z अल्फा। अब Z के लाएंगे तो अल्फा 3 आ जाएगा ना, जी है ना? अल्फा 3 और साई Z। अल्फा 3 आपको याद है क्या था? 0 सिग्मा 3 सिग्मा 3 यही था ना? 0 सिग्मा 3 सिग्मा 3 0 ही था ना ये। इसका मतलब डिपेंड करेगा, एक करंट मैं निकाल देता हूँ, बाकी आपने खुद निकालनी है। आपको याद है मैं पहले इंसिडेंट करंट के लिए साई मैंने क्या लिखा हुआ है? किसी को याद है? अगर मैं लिख के, अगर मैं ये लिख लूँ काई अप इज 1 0 स्पिन अप है, तो जरा देखें मैं इंसिडेंट वेव फंक्शन को क्या ये नहीं लिख सकता? आपने लिखा होगा कि दिस इज इक्वल टू A टाइम्स A इंटू काई अप इंटू PC ओवर E प्लस MC squared. So this is basically writing 4 component spinner in terms of 2 component, in terms of two component spinners. E to the power iota P Z over P times Z over H bar, PZ over H bar. और P is by itself ये शो करता है कि Z के नाम है। अच्छा, अगर इसका मैं डैगर लूंगा तो ये ऑसिलेटरी पार्ट तो खत्म हो जाएंगे, इन्होंने तो कोई नहीं है। मैं डैगर के साथ जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जरूर लूंगा तो इससे तो जान छूट जाएगी। अच्छा, अगर इसको देखें, मैं अगर ये लिखूं इसको J, अगर मैं J इंसिडेंट कैलकुलेट करूं अलॉन्ग Z, तो क्या आंसर आएगा इसका? C टाइम्स C इंटू A स्टार। मुझे नहीं पता कि मैं इसलिए A स्टार लिख रहा हूं कि RE में स्क्वायर रूट मौजूद है, क्या पता किसी जगह पे वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो मैं इसलिए इस पे स्टार लगा रहा हूँ। A और A स्टार इंटू A मॉड स्क्वायर लिख लूँगा बाद में अगर कोई मसला हुआ तो। अगर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, काई आपका डैगर PC, ये एक तरीका सीखने कैसे कैलकुलेट करते हैं, MC स्क्वायर काई आपका
डैगर, ये बहुत काम आने वाला है आपके आगे, इनटू अल्फा 3 को लिख सकते हैं 0 सिग्मा 3 0 इनटू काई अप PC over E plus MC squared काई अप। मैंने एक्सपोनेंशियल पार्ट्स को 1 कर दिए, E को E स्टार से मल्टीप्लाई किया तो E टू द पावर 0 और E which is equal to 1। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें तो ये आइगन स्टेट है ना सिग्मा 3 की विद स्पिन अप, जी सर। जबकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जी। पहली रो पहला कॉलम तो ऊपर आ जाएगा PC over E plus MC square, सिग्मा 3 की आइगन स्टेट ही है, ये कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसमें काई अप नीचे आ जाएगा, है ना। तो अब आपको ज़रूरत देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या आंसर आ जाएगा इसका, कौन बताएगा आप में से? सो दिस इक्वल टू C A स्टार, कौन बताएगा क्या होगा इसका आंसर? 2PC जी 2PC 2PC, शाबाश, बिल्कुल सही। काई डैगर PC ओवर E प्लस MC स्क्वायर काई डैगर काई इज 1, ठीक है ना। मैं लिख तो चलेगा, मैं लिख देता हूँ काई अप डैगर PC ओवर, ये तो नंबर है, E प्लस MC स्क्वायर काई अप, ये क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इसकी आइगन स्टेट है, क्योंकि आपको याद है सिग्मा 3 जो है वो अगर काई अप पे लगे तो काई अप ही रहने देता है। और सिमिलरली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से चीज पहले प्लस PC ओवर E प्लस MC स्क्वायर काई अप डैगर, और जब यहां से आ जाएगा काई अप, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आंसर आ गया C A स्टार इंटू 2PC। ट्रस्ट में ये काम करना बाकियों के लिए मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्यूशन यूज करेंगे ना तो ये आपने निकाल लिया है इंसिडेंट करंट। इस पे साथ Z लिखना जरूरी नहीं है, Z सिर्फ एक वजह से आ रहा था कि PZ के अलांग था, इसलिए मैं J लिखूंगा, स्विच होने पर आर्गुमेंट लिखना, ठीक है, क्योंकि PZ के अलांग था तो वैसे कोई Z पे डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ P पे डिपेंडेंस और P इज अलोंग द Z एक्सिस। ये इंसिडेंट करंट निकाल दिया। कोई आप मुझसे बता सकते हैं रिफ्लेक्टेड करंट क्या होगा? उसमें नेगेटिव कोई फर्क नहीं है दोनों में, शाबाश। रिफ्लेक्टेड वाले याद है B1 था, B1 में यहाँ माइनस साइन था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये आ जाएगा C टाइम्स B1 स्टार माइनस 2PC ओवर E प्लस MC स्क्वायर। शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने। ट्रांसमिटेड में क्या होगा? P प्राइम है लेकिन E माइनस V नॉट है, अगर उसमें V नॉट माइनस C कर देता तो उसमें वो भी बिल्कुल यही बन जाता है ना, माइनस 2PC। याद है ना, हमने E माइनस V नॉट लिखा था, अगर मैं उसको V नॉट माइनस C कर दूंगा तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? C D1 स्टार, आपने तो कमाल कर दिया, माइनस 2P प्राइम C ओवर V नॉट माइनस C माइनस MC स्क्वायर। शाबाश, तीनों करंट्स हमने निकाल लिए हैं। We have calculated J incident, we have calculated J reflected and J transmitted। अब तो कोई मसला नहीं है ना ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना, या कोई है प्रॉब्लम? Let's take the corresponding ratios, ठीक है। Oh, sorry. This is my James. कोई आप में से मुझे बताएगा व्हाट इज JR ओवर JI? लेट्स कैलकुलेट JR ओवर JI। So this is equal to what? JR क्या है? B1 D। अच्छा, ये सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ना, C भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बन गया माइनस B1 स्टार ओवर A स्टार।
जो आपको पता है ना आर ई रियल है, क्यों वी नॉट माइनस ई मैंने बढ़ा दिया, आपको याद है ना आर ई में क्या था, आर ई में टर्म थी वी नॉट माइनस ई प्लस एम सी स्क्वेड, वी नॉट माइनस ई माइनस एम सी स्क्वेड, और मैं ये मान चुका हूं कि वी नॉट माइनस ई ग्रेटर है एम सी स्क्वेड से, लिहाजा पी प्राइम रियल है। ठीक है ना, ये बात याद आपने रखनी है ना कि पी प्राइम रियल। अब ये रियल है तो ये डैम्पिंग वाली चीज को खत्म कर रहा है, ये सिर्फ ऑसिलेटरी रहने दे रहा है। कोई सवाल? सर मैं पिछली दफा जब करंट का रेशियो कर रहे थे JR और JI तो मैंने लिखा था 1 माइनस, इस दफा उसलिए कि उस दफा मैंने अगर आपको याद हो तो टोटल लिखा था, टोटल हाँ, तो उसमें 1 शामिल किया था। अगर मैं यहाँ मैंने सिर्फ रिफ्लेक्टेड वाला डाला है, उसमें मैंने दोनों डाले थे ना पहले वाले पार्ट में, अगर आपको याद हो। सो दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब पी प्राइम रियल है तो दिस इंप्लाइज माय रेशियो आर ई इज रियल टू, तो फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूलस लिखने का जवाब ही पैदा नहीं। ठीक है, बस सीधी सी बात है, आर ई भी रियल है, पी प्राइम रियल है, आर ई भी रेशियो भी रियल है। तो क्या आंसर आ गया इसका? बी का आंसर क्या निकाला था? B1 है, सॉरी ये B1 में, B1 ही लिखना। हाँ, क्या थी B1? मैंने अभी मिटा दिया, लिखे 2 ओवर 1 माइनस 1 प्लस आर ई ओवर 2 D1 था ना, और D1 की जब वैल्यू पुट की थी जो हम ना कह रही थी वो 1 माइनस आर ई ओवर 1 प्लस ऊपर प्लस आएगा स्क्वायर इनटू ए स्टार डिवाइड बाय, ये तो कट गया ना, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस आर ई ओवर 1 माइनस आर ई होल का स्क्वायर, बात साथ में माइनस भी है, बिल्कुल सही है, माइनस साइन नहीं भूलना, वो बड़े काम का है, वो बड़े काम का है। ठहर जी जरा, लेट्स कैलकुलेट जे टी ओवर जे आई, क्या होगा ये? माइनस, अभी कैलकुलेट किया माइनस, अच्छा आपको याद है पी प्राइम ओवर ई माइनस वी नॉट सी स्क्वायर, ये सारी चीजें आप चाहिए होंगी ना, अब तो ये कटेगा नहीं ना, तो ये आ गया माइनस, सी तो कट गया, माइनस D1 स्टार ओवर ए स्टार, 2 से 2 कट गया, माइनस उसमें भी है, माइनस से माइनस कट गया क्योंकि इसमें माइनस है ना, तो, नहीं बल्कि नहीं माइनस ए वाले से डिवाइड करना, सॉरी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस पी प्राइम ओवर पी इनटू ई प्लस एम सी स्क्वेयर ओवर वी नॉट माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है जी। लेकिन ये चीज़ हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट की थी ना, ये आर ई के बराबर ही निकाला था हमने, ये रेशियो नहीं निकाली थी हमने, अगर आपको याद हो तो क्या निकाली थी हमने? अच्छा, तो D1 क्या है हमारे पास? 2 है, 2 ओवर 1 माइनस आर ई है ना, तो ये भी सारी की सारी चीज तो आर ई से ही इसका ताल्लुक है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आप सब्स्टिट्यूट करके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू -4 आर ई, ये तो आर ई है, ओवर 1 माइनस आर ई स्क्वायर है ना, ओवर 1 माइनस आर ई होल का स्क्वायर, वेरीफाई कर सकते हैं इसको? जी सर, यही आना, माइनस साइन को अगर आप बाहर लिख लेते तो ये सारी चीज को मैंने निकाला था कि ये आ रही थी, बस सिंपल इज दैट, ऑलराइट, गुड, चलिए ठीक है, बस ठीक है। तो जे टी का साइन ये है कि नेगेटिव है, जे आर का साइन पॉजिटिव है, क्योंकि मैम ठीक आप याद कीजिए जरा, रेशियो लेस देन 1 थी ना, डिनोमिनेटर में याद है आपको वी नॉट बड़ा था, जब डिनोमिनेटर ई से तो बड़ा ही था ना, ई से क्या बड़ा था, वी नॉट माइनस ई बी एम सी स्क्वायर से बड़ा था, तो वी नॉट डेफिनेटली ई से बड़ा था, याद है
हमने कहा था वी नॉट ई से बड़ा हो तो श्रोडिंगर इक्वेशन लग सकती है जब, लेकिन एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चला जाए अगर, यानी अगर वी नॉट माइनस ई ग्रेटर देन एम सी स्क्वायर से हो जाए, शुरू जहाँ से मैंने बात की थी, तो श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड नहीं है। और रेशो में ये नीचे आता था, अगर आपको याद हो तो रेशो में ये नीचे आता है वी नॉट माइनस ई माइनस एम सी स्क्वायर, ऊपर तो आता है प्लस एम सी स्क्वायर, तो ऊपर की तो खैर है। इसका मतलब है नीचे चीज़ जितनी छोटी होती जाएगी आर ई के उतना आर ई बड़ा होता जाएगा, लेकिन नीचे चूंकि वी नॉट माइनस ई माइनस एम सी स्क्वायर है, नीचे 1 से बड़ा फैक्टर है, तो आर ई इज लेस देन 1। ठीक है, ठीक बात कर रहा हूँ, पहले में वी माइनस एम सी स्क्वायर याद रखिएगा। ठीक बात कर रहा हूँ या नहीं? नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। छोटा है 1 से या बड़ा है 1 से? नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है या छोटा है? सोच लें, सोच लें। नीचे वाला बड़ा है सर। नहीं, छोटे नीचे छोटे R E is greater than 1। मैंने इतनी दफा रिपीट किया, V नॉट माइनस ई माइनस एम सी स्क्वायर है, E माइनस एम सी स्क्वायर है। जी सर। मैं सिर्फ गलत बोला ये सोचने के लिए कि आया कि आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं उसको नहीं। ये बात याद रखिए, डिनोमिनेटर में V नॉट माइनस ई माइनस एम सी स्क्वायर, जबकि ऊपर है V नॉट माइनस ई प्लस एम सी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी बड़ा है, न्यूमरेटर ऑलरेडी बड़ा है डिनोमिनेटर से। सिमिलरली ऊपर e प्लस एम सी स्क्वायर है, नीचे e माइनस एम सी स्क्वायर है, तो e प्लस एम सी स्क्वायर b माइनस एम, तो नीचे सारे नेगेटिव साइन वाले ऊपर सारे पॉजिटिव साइन वाले हैं, तो r e ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, अब अगर r e ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर r e ग्रेटर देन 1, हालांकि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नजर नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि एक भी स्क्वायर है दूसरा भी स्क्वायर है, जो साइन जिसका है क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसमें सिर्फ एक फर्क पड़ रहा है, और वो ये है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसके डिनोमिनेटर में कोई चीज ऐसी है ये आ रही है, जबकि इसमें वो चीज ऊपर स्क्वायर से जा रही है। देखिए ना, 1 प्लस 1 माइनस आर ई तो इसमें भी है ना, इसमें भी है, आर ई ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आर ई के साथ बढ़ रहा है, जबकि ये स्क्वायर के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जे रिफ्लेक्टेड की अगर मैं मॉड्यूलस निकालूं, जे आर की मॉड्यूलस निकालूं, तो वो ट्रांसमिशन से की मॉड्यूलस से ज्यादा है नंबर्स में, क्योंकि स्क्वायर के साथ है। अगर आर ई 2 हो जाता तो ये तो अगर 8 होता तो ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर 9 हो जाता। तो जितना आर बढ़ता जा रहा है उतना ही रिफ्लेक्टेड करंट जो है उसका मॉड्यूलस ट्रांसमिटेड करंट से बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, या कोई डाउट रह गया? पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ना 1 प्लस आर ई होल का स्क्वायर ना, डिनोमिनेटर तो सेम है ना, उसको छोड़ दें दोनों के, वो तो छोड़ दें, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये 4 आर ई है, जबकि 1 प्लस आर ई होल का स्क्वायर है। अब अगर आर ई 1 से बड़ा है तो मैं ये सोच रहा हूँ अंडर सम कंडीशन होगा ना, मिसाल के तौर पर आर ई अगर 0.5 हो जाए तब तो 4 आर ई बड़ा हो जाएगा। यस सर, फिर तो स्क्वायर 1 से बड़ा है, 1 से 0.5 हो नहीं सकता ना, बेशक 1.1 ही हो जाए, 2.1 का स्क्वायर 4 से तो बड़ी होगा ना। यस सर। 0 से बड़ा नहीं मैं कह रहा हूँ, 1 से बड़ा कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, ये एक मसला आ गया। इसका मतलब है रिफ्लेक्ट, वही मसला यहाँ पर भी नजर नहीं आना शुरू हुआ, रिफ्लेक्टेड करंट ट्रांसमिशन करंट से ज्यादा है, रेशो भी ज्यादा है उसकी। क्या मसला बन रहा है यार, ये फिर एक हर दफा हम कैलकुलेट करते हैं तो जे आर प्लस जे आई निकाल के देखें जरा क्या बनता है, निकाल के देखें सो ये दोनों नेगेटिव क्यों आ रहे हैं? जी। जे आर पर जे आई और जे टी। हाँ, ऐसा लग रहा है फिर इस दफा के जे टी में भी कोई चीज़ इधर से आ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये आर ई के साइन पे डिपेंड करता था। तो आर ई के ग्रेटर देन 1 है तो -1 है। अभी आते हैं इसके ऊपर, देखिएगा क्यों ये माइनस साइन आपने याद रखना है क्यों है, मैं भी इस पर जवाब देता हूँ आपको। लेकिन एक आखिरी चीज़ पहले करके देख ले, फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर जो हमने बात की ना उसका जवाब देते हैं। अच्छा, जे आई प्लस जे आर, अब क्या वो जे टी के बराबर है या नहीं है? क्या ये बात ट्रू है कि जी इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड? ये तो होना चाहिए ना, क्योंकि आपका लास्ट टाइम भी आपने निकाला था ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 1। तो जरा करके देखें कि जे, जरा कैलकुलेट करें जरा आप, जे आई प्लस जे आर किसके बराबर आता है जल्दी से, मैं निकाल के देखें। हाँ, जे आई प्लस जे आर लिखवा दें क्या पे? सो जे आई प्लस जे आर, या ये कुछ भी नहीं है बल्कि ये बराबर है 1 प्लस जे आई जे आर ओवर
इंटू जी आई है ना। जे काम वाले तो वही चीज़ है, जे आर और जी आई अभी आपने निकाला था। Yes sir. माइनस वन जे आर प्लस आई ओवर माइनस आर का स्क्वायर। Yes sir. तो वो ख़त्म हो रहा था उसमें से ना Yes sir. जी आई। और ये किसके बराबर आता था? सो दिस इज टू 1 प्लस क्या थे यहाँ पर? माइनस जी आर और जी आई क्या निकाला था बताइए तो माइनस जे आर प्लस आर माइनस वन माइनस शाबाश चले क्या था? वन 1 माइनस आर ई प्लस ओवर आर ओवर 1 माइनस आर ई होल का स्क्वायर इंटू जे आई जी आई। कोई बात नहीं रहने देते हैं, जी आई बाद में लेते हैं तो मसला करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसको खोल लेना जरा। Yes sir. तो क्या आंसर आ गया? माइनस फोर आर ई ओवर वन माइनस 4 आर ई ओवर 1 माइनस आर ई होल का स्क्वायर टर्म्स जी है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन है, जब स्क्वायर खुलेगा तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ यहाँ माइनस की वजह से क्रॉस टर्म रह जाएगी -2 आर ई वाली। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो अभी मैंने निकाला। जे टी निकाला अभी निकाला था ना आपने? Yes sir. जे टी में जे आई जे टी ओवर कटिंग। जे आई काट कर ले जे टी के बराबर है, तो बिल्कुल ठीक है। पार्टिकल का हिसाब पूरा है, टोटल ट्रांसमिटेड करंट बराबर है रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड। लेकिन एक बड़ा मसला अभी तक है हमारे पास कि रिफ्लेक्टेड ज्यादा है, जे आर ज्यादा है, जे आर की मॉड्यूलस ज्यादा है। किससे ज्यादा है? जे इंसिडेंट से भी ज्यादा है। हाँ ये ट्रांसमिटेड नहीं करती। उससे तो ज्यादा है, चलो उसको छोड़ो ना। इंसिडेंट कितनी है? यार अभी लिखा है जे आर ओवर जे आई जो है नेगेटिव जे वो नेगेटिव टाइम्स उसके साथ उधर है ना जी आई को ले जाए। इसका मतलब है उसको किसी नंबर से ज़रब दें तो जे आई यानी जे आई से बड़ा है, क्योंकि एक ऐसा नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है जो 1 से बड़ा है। अभी लिखा था जे आर इज इक्वल टू ये चीज थी ना, ये चीज है ना इंटू जे आई। इसमें जे आई की जो भी वैल्यू हो इस नंबर से ज़रब देने से वो आ रही है ना, तो उस नंबर, तो इसका मतलब है नंबर 1 से बड़ा है। इसका मतलब है जे आर जो है ना वो जे आर जो है वो बड़ा है जे आई से भी। वंस अगेन वही प्रॉब्लम जो पहले था कि रिफ्लेक्टेड करंट फिर बड़ी हो रही है इंसिडेंट से। इसकी प्रॉब्लम ओरिजिनेट कहाँ से होती है? और जो हमने कहा था कि जे टी का साइन नेगेटिव है तो ऐसे लगता है जिस तरह कोई चीज़ दाएं से आ रही है या कोई करंट है जो इस तरह फ्लो कर रही है, तो बिल्कुल ठीक है। होता क्या है, अब थोड़ी सी इसकी जो चीज़ है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना। इस लेक्चर में अगर मैं बोलूँगा, अगले लेक्चर में मैं मजीद इसके ऊपर बात करूँगा थोड़ी सी। लेकिन एक बात आप याद रखिए, अगर वी नॉट माइनस ई जो है वो बड़ा हो जाए 2mc स्क्वायर से, कंडीशन आ रही है कि जब तक तो वी नॉट माइनस ई mc स्क्वायर से बड़ा है तो मैं कुछ नहीं कह रह सकता, लेकिन बढ़ाते 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 वह जब 2mc स्क्वायर तक चला जाए तो वैक्यूम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम वंस अगेन शुरू हो जाएगा। वैक्यूम से इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में एक उसके उलट चार्ज वाला पैदा होगा, क्योंकि स्पिन जीरो में चार्ज का मसला नहीं था, यहाँ चार्ज का मसला है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो जो पैदा हुआ है लेट से वो इससे रिफ्लेक्ट हुआ और इधर जाना शुरू हो गया, जबकि जो पॉजिटिव वाला पैदा हुआ है वो इधर जाना शुरू हो गया। तो दोनों करंट का साइन अब पता चल रहा है कि डिफरेंट टी के साथ माइनस है। इसका मतलब ये है कि कोई और चीज़ है जो वैक्यूम से पैदा हुई थी वो इंसिडेंट करंट में शामिल हो गई है और उसको बढ़ा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पिन जीरो पार्टिकल के लिए था। तो प्रॉब्लम इज द वैक्यूम स्टेबिलिटी। लेकिन ये सारी की सारी कैलकुलेशन तो हम सिंगल पार्टिकल को लेके कर रहे थे, जबकि हम ये मान के चले हैं कि सिंगल पार्टिकल के लिए ये हमने हिसाब किया जब जे टी जे आर का जे आई जे आर का तो जे टी के बराबर थी, लेकिन बीच में उठा के ले आए कि वैक्यूम से फिर पार्टिकल पैदा हुआ, एक पार्टिकल उधर से चल पड़ा, तो वो सिंगल पार्टिकल की फिजिक्स हो गई ना फिर, अब है ना, क्योंकि सिंगल पार्टिकल तो नहीं रहा ना। क्वांटम मैकेनिक्स वाज एसेंशियली सिंगल पार्टिकल सिस्टम। अब ये सिंगल पार्टिकल सिस्टम कोई नहीं रहा। इंटेंस पोटेंशियल बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और
उसका एंटी इलेक्ट्रॉन पैदा करता रहता है, क्योंकि 2mc² से बराबर ज़्यादा हो जाए, 2mc² से जब ज़्यादा हो तो पेयर क्रिएट कर लेता है ना वो। अब पेयर ऐसा है कि अगर एक का चार्ज नेगेटिव है तो दूसरे का चार्ज पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेट चीज़ न्यूट्रल होनी है। इसका मतलब है ये सिंगल पार्टिकल थ्योरी तो कोई ना रही ना। इसका मतलब यह है कि हम इंस्टेड ऑफ साई एज अ वेव फंक्शन वी ट्रीट साई एज अ फील्ड, और particles are the quantization of the field. That is why the subject is known as quantum field theory. So this problem is solved if we consider the electron not as a particle but as a field. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फील्ड में हमेशा पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा होते रहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मोटिवेशन दैट वी नीड टू इंटरप्रेट साई नॉट एज अ वेव फंक्शन बट एज अ फील्ड फॉर द स्पिन हाफ पार्टिकल। सिमिलरली वी नीड टू ट्रीट फाई एज अ फील्ड फॉर स्पिन जीरो पार्टिकल। तो फील्ड हैज from the excitation of the field you can create particle as well as its so called anti-particle। ठीक है, तो कोई फिजिक्स गलत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमारे लिए। सिर्फ और सिर्फ हमारी काउंटिंग में सिंगल पार्टिकल थ्योरी जो है वो जब तक मान के चल रहे थे तो मसला था, जब साई को एज अ फील्ड मान लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि वी कैन ऑलवेज क्रिएट पार्टिकल एंटी पार्टिकल। लेकिन ये फिनोमेना किस वेवलेंथ पे हो रहा है? कॉम्पटन वेवलेंथ के ऊपर। अब कॉम्पटन वेवलेंथ आपको याद रखिएगा कि आप मुझसे पूछ सकते थे कि भैया इलेक्ट्रॉन ही पैदा हो रहा है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है जिसका जितना मैस होता है उसका इतना इनर्शिया होता है। और कॉम्पटन वेवलेंथ जो है, जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो h/mc के बराबर है। इसका मतलब है जिसका मैस जितना ज्यादा है उतने छोटी लेंथ तक वो कन्फाइन है। यही बात है ना। इसका मतलब है अगर एक μ1 होता तो वो इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 100 गुना भारी है, 200 गुना भारी है। τ1 तो बहुत ही भारी है। टॉप क्वार्क जो है वो तो 172 प्रोटॉन्स के बराबर है। इसका मतलब है जो जितना मैसिव है उसका वेवलेंथ उतना कम है, उसको मूव कराना उतना ही मुश्किल है। तो इसका मतलब है लाजमी नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही पैदा होते हैं, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पैदा हो सकते थे, लेकिन मसला है द मोर मैसिव इट इज द मोर इनर्शिया इट हैज। तो ये एक चीज़ है कि इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि लाइटर पार्टिकल्स हैं, हिग्स भी पैदा हो सकता है। तो V - को और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा 2mc² से, जितना मैस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको याद है ना V - E0 जो है वो मैंने कहा था ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 2mc² हो। तो अब आप अगर ऑर्डिनरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहिए होगा। शायद ये भी आपको 10⁸ वोल्ट और समथिंग चाहिए हो। कैलकुलेशन मैंने कभी की नहीं है, एक दफ़ा की थी, अब याद नहीं है नंबर। तो सॉरी V0 - E है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर मैस ऑफ टॉप क्वार्क हो जाए तो क्या होगा। इसको कहते हैं V - E0 ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिखूं V0 - E ऑफ टॉप क्वार्क तो किसके बराबर होगा? 2mc²। यही होगा ना। अच्छा अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन से ज़रब दूं और एक इलेक्ट्रॉन के मैस से डिवाइड करूं, mp होगा m। तो इसका मतलब है ये V0 - E ऑफ इलेक्ट्रॉन से इतना बड़ा होगा, mt होगा m। बहुत ही ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने me से ज़रूर दे दी है और me से थी। तो इसका मतलब है अगर आपको टॉप क्वार्क को मूव कराना है इसी पोटेंशियल में कि उनके लिए करंट कैलकुलेट करें, तो आपको जो V0 - E की वैल्यू चाहिए होगी वो V0 - E वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से तकरीबन 172 ओवर mass of electron which is 0.5 MeV, वो है GeV। बहुत यानी समझ लीजिए कि M और G में तो 3 का फर्क है, 10⁻³ पे बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब मेरा ख्याल है 10⁻7-8 बन रहा है, इतना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल दे के आप मूव करा सकते हैं। यही फिनोमेना टॉप क्वार्क के लिए। ये इतनी सिंपल फिजिक्स है जो आपको बता रही है कि द हायरार्की दैट यू हैव इन द मैसेज, द हायरार्की यू हैव इन द पोटेंशियल आल्सो। ठीक है, कोई सवाल हो यहाँ तक जो भी हमने किया? अच्छा अब इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हम पढ़ेंगे वो ये हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि वो मैं अब क्योंकि आज लोग काम आए हैं तो छुट्टी की वजह से, तो हम अगले लेक्चर में मैं इस पर बात करूँगा। हम ये मान के चलते हैं कि जी जो पहली दफ़ा हमने वैक्यूम को अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि वैक्यूम में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसका मतलब है अगर सारे नेगेटिव एनर्जी वाले स्टेट्स वाले पार्टिकल एक स्टेट में हैं, पार्टिकल पॉजिटिव एनर्जी स्टेट वाले दूसरे में हैं,
तो नेगेटिव एनर्जी वाली तो लोअर स्टेट हुई ना, जी सर तो ऊपर वालों को नीचे गिर जाना चाहिए ना, लेकिन ऊपर वाले नीचे गिरते नहीं हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पॉलीस्टोन प्रिंसिपल की वजह से निचली सारी कंप्लीटली फिल्ड है। अब अगर किसी को एनर्जी मिलती है तो वो नीचे से ऊपर छलांग लगा के चला जाएगा और वो नीचे एक अपना ट्रेड छोड़ देगा, होल छोड़ देगा। सिमिलरली वो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे आएगा, इससे मिलेगा तो रेडिएशन एमिट कर देगा। तो इसका मतलब है दिस इज नोन एज अ पेयर क्रिएशन एंड पेयर एनिहिलेशन, बट दिस इज नोन एज अ होल थ्योरी ऑफ डिराक। इसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा मैं मोमेंटम भी निकाल के दिखाऊंगा, इसका मोमेंटम क्या है, इसका चार्ज क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी स्पिन क्या है, देखिएगा सारी उलट आएंगी। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जी ठीक है कोई बात नहीं है, खैर है ये, लेकिन थोड़ी सी पुरानी इंटरप्रिटेशन स्पिन जीरो के लिए वैलिड नहीं होती थी क्योंकि स्पिन जीरो के लिए पॉलीस्टोन प्रिंसिपल वैलिड नहीं होता था। तो फिर इसके लिए ज़्यादा खूबसूरत तरीके जो इंटरप्रिटेशन है वो फाइनमैन स्टोकरबर्ग वो इंटरप्रिटेशन है कि जी ठीक है, एक पॉजिटिव एक एंटी मैटर की तरह बिहेव करता है, सिर्फ अगर आ रहा हो तो जाती दफा टाइम एरो में उल्टा चलता है। पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर जो है वो इधर आ रहा है। तो इस कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट मी एंड दिस बाय सेइंग दैट फ्रॉम द वैक्यूम यू हैव क्रिएटेड मैटर एंड एंटी मैटर. Matter traveled on one side of the potential and antimatter traveled on the other side of the potential. That is why you have this kind of a paradox जो आपको apparently लग रहा था। लेकिन अगर वैक्यूम स्टेबिलिटी को छोड़ दें आप तो ये पैराडॉक्स नजर आएगा आपको। लेकिन अगर ये मान के चलें कि ये सिंगल पार्टिकल थ्योरी नहीं है, then there is no problem। अच्छा, इसके लिए मैं एक पेपर था, रिसर्च पेपर, जो मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से जिसको इंटरेस्ट है वो इसको सॉल्व करे। अच्छा देखिएगा, अब इस रिसर्च पेपर का 80% पोर्शन हमने किया हुआ है। इसका टाइटल है क्लाइन पैराडॉक्स एंड ग्रेफीन। क्योंकि ग्रेफीन के अंदर हनीकॉम्ब क्रिस्टल्स है, लेट्स से वो एक आप समझिए कि एक वर्ड है 2+1 डिमेंशनल होती है, लेट्स से कि सरफेस उसकी 2 डिमेंशनल है और फोटोन जो है वो तो सारी डायमेंशन में ही काम करता है। तो दिस इक्वेशन इंस्टेड ऑफ 3+1 यू कैन राइट इट एज अ 2+1, 2 स्पेस डायमेंशन 1 टाइम डायमेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो आपको पता है वो डिराक कोन्स बनाते हैं, देन यू हैव अ पोटेंशियल, एंड उस पोटेंशियल के साथ क्लाइन पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका पहला पोर्शन जो है वो मैंने सारा आपको आज क्लास में करा दिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो वही चीज़ें जो मैंने आज क्लास में की है। लेकिन इसका जो अगला पोर्शन है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पढ़ा नहीं है, बट समवन हैज़ टू रीड इट और मुझे उसको समझाए कि उसने क्या किया है। मैं भी पढ़ूंगा, आज ही निकाला था, कल निकाला था मैंने उसका एक सेक्शन 3 रह गया उसका, जिसका ताल्लुक है कि क्लाइन टनलिंग इन ग्रेफीन, क्लाइन टनलिंग और क्लाइन ट्रांसमिशन इन ग्रेफीन। कुछ भी नहीं है, ग्रेफीन का हैमिल्टोनियन लिखना है और उसको सॉल्व करना है, कोई लंबा काम नहीं है। सिर्फ ग्रेफीन के कुछ होते हैं जिन्हें कहते हैं वो वेक्टर्स बनाने होंगे, लेटिस वेक्टर्स, और सॉल्व करना होगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, कोई मसला नहीं। कोई डिफिकल्टी होती है तो मुझे या डॉक्टर एसएम ज़ेब से बात कर लीजिएगा, एसएम जो है वो क्विकली बता सकते हैं। लेकिन इट इज़ अ गुड रिसर्च आर्टिकल जो आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में। ये नहीं पता कि पब्लिश है या नहीं पब्लिश, लेकिन आप सब लोग ना, क्या नाम है आपका, फैज़ान से कॉपी ले लीजिएगा। मैंने इसका नंबर नहीं है कोई यहाँ पर, मैंने इंटरनेट से निकाला था, तो ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछें। सब क्लियर है? अब आइडिया हुआ कि वाई वी नीड क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो आप कह रहे थे। सिंगल पार्टिकल इंटरप्रिटेशन वैलिड नहीं रहती जब आप, इसी वजह से सर हमारे क्वांटम फील्ड थ्योरी की बुक से पहले ये चीज़ें प्री सपोज की जाती हैं कि हाँ वो कभी नहीं लिखते। वो कहते हैं देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन प्रॉब्लम, देयर इज अ क्लाइन पैराडॉक्स, ये वो, उसके बाद वो शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जो पढ़नी चाहिए वो ये थी कि ई माइन अगर एनर्जी mc² से ज़्यादा है तो अगर आपका पोटेंशियल ज़्यादा है देन यू कैन ऑलवेज क्रिएट द पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। इवन ये बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है कैसिमिर इफेक्ट का भी। तो वैक्यूम में 2 प्लेट्स को करीब लाएं और उनके अंदर इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो अगर उनको करीब लाएं वो जुड़े ना, तो एक सर्टन वेवलेंथ, एक सर्टन डिस्टेंस से जब वो करीब आती है तो एक स्पार्क पैदा होता है। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि है तो वैक्यूम, तो वैक्यूम में स्पार्क पैदा हो रहा है। इसका मतलब एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल है, पार्टिकल एक प्लेट की तरफ दौड़ता है, एंटी पार्टिकल दूसरी प्लेट की तरफ दौड़ता है, तो एक स्पार्क पैदा होता है करंट की तरफ। तो ये बताता है कि जी यस वी हैव क्रिएटेड द पार्टिकल एंटी पार्टिकल फ्रॉम द वैक्यूम। इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में, बिकॉज इट इज अ रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेनन। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? ओके देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं होल थ्योरी करूंगा, चार्ज कंजुगेशन, टाइम रिवर्सल में आपको असाइनमेंट दूंगा। आपने सारी सिमेट्रीज पढ़ ली होंगी,
charge conjugation, parity, time reversal. It means that you can study CPT. Yes, sir. सबको एक एक तरतीब से लगाने देता है, टाइम लगाएं, फिर पैरिटी लगाएं, फिर सी लगाएं, सब कुछ एक वेरिएंट होता है अंडर CPT। ठीक है, तो ये फिर मैं इस तरह की कुछ असाइनमेंट्स दे दूँगा आपको बना के। उसके बाद मेरा अगला जो गोल होगा इसको करने के बाद चार्ज कंजुगेशन और नाम, फिर मेरा गोल है ग्रीन्स फंक्शन करने का और उसको ग्रीन्स फंक्शन और प्रोपेगेटर एंड देन कंबाइनिंग एवरीथिंग वी हैव टू कैलकुलेट द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस। दैट्स ऑल, ये मेरा काम है। अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है।